ओके सो हे गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का जो पहला पार्ट है, यानी कि जो न्यूट्रिशन पार्ट है बेसिकली वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन पार्ट को आज पूरा फिनिश कर देंगे और मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी में जितना भी न्यूट्रिशन पार्ट से रिलेटेड टॉपिक है वो आज हम कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड में तुम्हारे लिए बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो आज के सेशन में हम जो भी पढ़ेंगे वो सभी उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, सो ऐसे करके तुम्हें पता ही आज मैं अब चैनल पे जो है तुम्हारी पूरी क्लास 10th की टर्म 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट करने वाला, सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो उसी की ये पहली लेक्चर है और आज हम इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ। और स्टार्ट करते तो आज की चेकलिस्ट पे अगर हम ध्यान दें कि आज हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तुम्हें दिखेगा कि आज हम न्यूट्रिशन पार्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, देन हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एंड देन हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो। पहले हम लोग ना ये करेंगे, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग करेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो तुम्हारा चैप्टर है यार, देखो चैप्टर का नाम है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है तुम्हारा जो वो है रेस्पिरेशन। मैं तो इसको 4 अलग अलग चैप्टर ही मानता हूँ। ठीक है, थर्ड है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है तुम्हारा एक्सक्रीशन। ये 4 मेन चैप्टर्स में डिवाइडेड है लाइफ प्रोसेसेस पूरा ये चैप्टर। तो आज के अब सेशन में अब तुम्हें पता चल गया होगा हम लोग क्या करने वाले। आज के सेशन में हम न्यूट्रिशन पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो हो चुका ये सब बातें तो कर ली, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सो लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। ठीक है कि यार भैया लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ एल आई आएगा। ठीक है, यहाँ एल आई आएगा, रुको। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती हैं, ऐसी प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए नेसेसरी है। मतलब अगर वो प्रोसेसेस बंद हो जाती हैं तो हमारे क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनसे हम जिंदा रह सकते हैं, उन प्रोसेसेस को, या जो जरूरी है हमारी जिंदा रहने के लिए, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो सर, इफ एनी ऑफ दीज स्टॉप्स वर्किंग और गेट्स डैमेज वी वुड डाई। अगर कोई प्रोसेस काम करना बंद कर देती है या किसी कारण से डैमेज हो जाती है कोई प्रोसेस या काम, मतलब सिंपल बात याद रखो कि अगर कोई प्रोसेस काम करनी बंद कर जाती है, वो प्रोसेस नहीं रहती है, तो क्या होगा, इधर देख लो, वी विल डाई। ठीक है, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि यार वो प्रोसेसेस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं होंगी तो हमारी मौत हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हम जब इसके बारे में भी आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिख रखा है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। मतलब जो मैंने तुम्हें सारी प्रोसेसेस बताई थी ना, जैसे ये न्यूट्रिशन बताई थी, है ना, फिर इसके बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो इसके आगे जितनी भी लेक्चर्स हैं ना, जितने भी वो हैं, लेक्चर्स बोल रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनकी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। क्या है, इंटरकनेक्टेड है ये ट्रांसपोर्टेशन, टीएस और ये एक्सक्रीशन। ठीक है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन तब सब रुक जाएगा। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो सब रुक जाएगा, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, सो ये सब जो प्रोसेस होती हैं बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आई होप तुम्हें इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, बेसिकली व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। मूविंग अहेड, आज हम तुम्हें जैसे कि पता है यार न्यूट्रिशन चैप्टर के साथ स्टार्ट, मतलब न्यूट्रिशन के पार्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। सो न्यूट्रिशन पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, जितना भी पार्ट आएगा इसमें वो सब हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition। पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? In simple words देखो, in simple words the processes of taking the food which is required by body to survive। जो हम खाना खाते हैं, पहले मुझे बताओ हम खाना क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए तो नहीं खाते ना? टेस्ट एक अलग रीजन हो गया, लेकिन स्टिल हम खाना क्यों खाते हैं? तुम बोलोगे सर एनर्जी के लिए। हाँ तो एनर्जी के लिए, चलो मैं मानता हूँ एनर्जी के लिए भी हम अगर खाना खाते हैं तो ये एनर्जी नीडेड। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी बिल्कुल भी, तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं यार भैया, वी वुड डाई। ठीक है, हम लोग मर जाएंगे। एंड दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, दिस इज द ट्रूथ। तो ऐसा कह रहा है कि जब हम फूड को एक्वायर करते हैं, फूड को खाते हैं, और कौन से फूड को? उस फूड को जो हमें नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट्स देगा और हमारे सस्टेनेंस, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? ठीक है, किसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन? जब हम, जो हमें नीडेड फूड होता है हमारी बॉडी का, नीडेड फूड, तो जब हम उसको खाते हैं, व्हेन वी ईट, इट गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो हमें, और ये न्यूट्रिएंट से बनती है एनर्जी। मतलब हमें एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट से, और ये एनर्जी की हमें क्यों चाहिए रहती है? ये हमारे फॉर सस्टेनेंस। ठीक है, फॉर सस्टेनेंस। अब ये चेंज समझे? हम जो हमें फूड चाहिए हम वो क्यों खाते हैं? क्योंकि व्हेन वी ईट हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलती है एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो अब ये न्यूट्रिशन समझ आया। और ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, जो मैंने तुम्हें बताई है, जितनी भी प्रोसेस चल रही है ये, इन सभी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया न्यूट्रिशन। ठीक है, इन सबको हमने क्या नाम दे दिया? इन सबको हमने नाम दे दिया न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड टू लिव। ये सच्चाई है भाई। फूड, अब तुम्हें बताया क्यों सर? क्योंकि एनर्जी। क्यों चाहिए? क्योंकि व्हाई, इधर लिखो व्हाई। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड टू लिव? तो इसका आंसर है फॉर एनर्जी। ठीक है, फॉर एनर्जी, है ना? एनर्जी। अभी इतना डीप में मत जाओ कि ग्लूकोज के लिए चाहिए रहती है, उसके लिए चाहिए रहती है। अभी हम एक जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, एनर्जी। ठीक है, अभी हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं जो कि है एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। विदाउट फूड एवरी ऑर्गेनिज्म वुड डाई। सच्चाई है भाई। अगर कोई खाना नहीं खाएगा, किसी को कुछ खाना नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएगा। सच्चाई है। एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ये प्रोसेस क्या, हमने आज, हम इस चैप्टर में जितनी भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो सारी प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है ना? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से भी और जिंदा रहने के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। तो बेसिकली जो होता है, दो तरह के न्यूट्रिशन रहते हैं। ठीक है, दो तरह की न्यूट्रिशन देखी जाती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इतनी देर से, या इससे पहले भी आपने सुना होगा। इसका नाम 8th क्लास में तो सुना ही होगा, है ना? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहली होती है ऑटोट्रॉफिक, दूसरी होती है हिटेरोट्रॉफिक, है ना? क्या होती है पहली? देखो मैं बताता हूँ। पहली होती है ऑटोट्रॉफिक। एक, अगर तुम्हें सिंपल भाषा में अभी जल्दी से अगर तुम्हें जानना है, हालांकि इस चैप्टर में अभी आगे मैं तुम्हें इसको डिटेल में समझाऊंगा, स्टिल अगर तुम्हें अगर थोड़ा जल्दी है तो सुनो। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? मेक देयर फूड बाय देयर ओन। मेक देयर ओन फूड लिख देते हैं ना, मेक देयर ओन फूड। ठीक है, लाइट तो नहीं चल रहा ना कि डार्क लिखूं? ठीक है, और एक होते हैं भैया हीटेरोट्रॉफिक। ये सब तुम्हें बचपन से पता है। ठीक है, मैं डार्क लिख देता हूँ, हीटेरोट्रॉफिक। ये हीटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं? ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड। ठीक है, जो हीटेरोट्रॉफ्स रहते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं।
ठीक है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस चीज के लिए, खाने के लिए। और जो ऑटोट्रॉफिक है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो ये तुम्हें मैंने एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसी पेज पे समझाया और इस पे आ गया लो। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें अब डिटेल में। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब सब इधर ध्यान से देखो, कोई भी लिखेगा नहीं अभी, ठीक है, कुछ भी, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो। सी यार, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? पहले तो यार ये सब जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, इसको हटाओ साइड में, इसको साइड में रहने देते हैं। पहले यहाँ क्या लिखा है ये देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑटो और एक आ रहा है ट्रॉफिक। तो ऑटो मतलब क्या होता है तुम्हें भी पता है, ऑटो मतलब खुद से करना है ना, बाय सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? यस, प्रोडक्शन ऑफ फूड या मेकिंग ऑफ फूड या ईटिंग ऑफ फूड या अलोन, जो खुद कर ले ये सब चीज है ना। इस वर्ड को मैं एक जनरलाइज डेफिनेशन में लिखा हूँ, तो जो भी है इसके आगे ओन डैश डैश डैश, ओन फूड या ओन एक्वायरिंग फूड, ये सब, ठीक है। तो ये होता है ऑटोट्रॉफिक। अब हम जरा इन पॉइंट्स पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Autotrophic nutrition is a process in which organism produces their own food from simple inorganic materials such as water, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पे एक और टर्म आई जिस पर तुम्हें ध्यान देने की बात बहुत है, वो है तुम्हारी सिंपल इनऑर्गेनिक, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट्स तुम्हें पता है खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो है ना, तो वो किन चीजों से यूज करते हैं? वो लोग लेते हैं वाटर H2O, उन्हें लगता है CO2, उन्हें लगता है क्लोरोफिल, ठीक है, उन्हें लगता है क्लोरोफिल, फिर उन्हें लगता है क्या क्या, सनलाइट। ये सब चीजें बहुत ज्यादा नीडेड होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या, आप तुम्हें पता ही है यार, इतना तो वो मत करो। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिससे ज्यादातर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सनलाइट, H2O, CO2, क्लोरोफिल, है ना, मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स। ये सभी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा नीडेड है, और ये क्या होते हैं, सब तुम्हारे हैं रॉ मटेरियल्स needed for photosynthesis, for photosynthesis। तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो, ये सारे जो हैं इनमें से अगर कुछ भी नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। आगे पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको शायद कंप्लीट नहीं लिखा है, इसके आगे लिख लो आर कॉल्ड, गलती हो जाती है यार, ऑटोट्रॉफिक्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर प्लांट्स एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ प्लांट्स तो लगभग सभी, और अच्छा प्लांट्स भी कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इधर ध्यान से देखो। अब तुम्हें अगर कभी पता लगाने बोल दिया, मैंने तुम्हें एक प्लांट दिया और मैंने तुम्हें बोला कि बताओ ये प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाता है या किसी और प्रोसेस से बनाता है, तो तुम तो भाई बोलोगे कैसे, हम कैसे बताएं, अब हमारे पास कोई वो थोड़ी, हम साइंटिस्ट नहीं है। बट इसका बहुत ही इजी सोल्यूशन है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, क्या करना रहता है। तुम्हें बस देखना है प्लांट के कलर को। अगर प्लांट इज इक्वल टू ग्रीन, अगर उसका कलर ग्रीन है, ठीक है, अगर उसका कलर क्या है, अगर उसका कलर ग्रीन है, जैसे ये, अगर उसका कलर ऐसा ग्रीन है, तो समझ जाना उसके कलर को देख के कि वो कौन सी प्रोसेस से अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस। इनफैक्ट यहाँ तुम्हें डाल देना चाहिए ऑल न्यूट्रिशन एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। हर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। हर प्लांट
फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाता है। ये इतना समझ आया। एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, कुछ तरह के बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना फूड इससे बनाते हैं, लेकिन हमें इतना उसको पढ़ना नहीं डिटेल में कौन सा है। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया शायद ऐसा ही कुछ था। तो जो भी है, समझ आ रहा है ना इतना? अब बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना समझ आया? दिमाग में कुछ घुसा? बताओ मुझे, यहाँ तक कुछ भी घुसा दिमाग में तो बताओ, ठीक है? और हाँ, लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्दी होगी, ट्राई करूंगा मैं बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम करने की। ठीक है, मैं बहुत जल्द ट्राई करूंगा। ओके, सो ये था तुम्हारा पूरा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा नहीं था। जो लोग सोच रहे हैं सर फोटोसिंथेसिस तो पढ़ाया नहीं, तो चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और लेट्स गो। ये आ गया भैया तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, जिसका तुम्हें बहुत टाइम से था इंतजार। और इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या पढ़ना है, ऐसा क्या खास है जो इसकी इतनी हाइप बनी हुई है। ठीक है, तो अब देखो, पढ़ो यहाँ से, मैं पढ़ता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। पहले यहाँ तक समझो। फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है, मैं इसमें तुम्हें बताता हूँ। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं अगेन, इसमें आ रहा है फोटो और इसमें आ रहा है सिंथेसिस। ठीक है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है सनलाइट या लाइट, हम इसमें सनलाइट मानते हैं उसको, ठीक है? इट इज सनलाइट। सिंथेसिस यानी ब्रेक डाउन। सिंथेसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ से कुछ समझ आया? किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करना किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। अगर तुम किसी भी चीज का ब्रेक डाउन कर रहे हो, किसी चीज को तोड़ रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है? प्लांट भी तो यही करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो, ये लोग जो भी रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन ही तो करते हैं सनलाइट यूज करके, है ना? तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात याद रख लेना है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इससे। अब आगे देखो, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट लगती है, तुम्हें मैंने बता ही दिया। क्लोरोफिल भी लगता है। अभी क्लोरोफिल क्या होता है? ये होता है, देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, जो क्लोरोफिल रहता है तुम्हारा, ये होता है ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन वाटर, H2O तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एज रॉ मटेरियल्स। ये सब रॉ मटेरियल में लगता है। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमें रॉ मटेरियल में, हमें नहीं, प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स को लगते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस इन ऑल ग्रीन प्लांट स्पेशली इन लीव्स। ठीक है, तुमने देखा है प्लांट पूरा तरह से ग्रीन नहीं होता। प्लांट की जो पत्ती रहती है ना, प्लांट की जो पत्ती रहती है वो ही सिर्फ ग्रीन रहती है। तुमने एक बात नोटिस की होगी, जैसे इस टाइप की कुछ पत्ती है, ठीक है? इग्नोर माय ड्राइंग, ओके? ये इस टाइप की कुछ पत्ती है ना, तो तुमने देखा है ज्यादातर ग्रीन, प्लांट खुद नहीं ग्रीन होता, प्लांट की लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की। और ये जो ग्रीन कलर आता है किसकी वजह से आता है? ये इसी क्लोरोफिल की वजह से आता है। ठीक है, जहां क्लोरोफिल ज्यादा है वहां ज्यादा ग्रीन कलर होगा, जहां क्लोरोफिल कम है वहां ग्रीन कलर कम होगा। जैसे कि स्टेम, स्टेम ज्यादा प्लांट्स की ग्रीन होती नहीं है, ठीक है? येलो होती है ज्यादातर, येलो ब्राउन, ठीक है? This process which most important of the autotrophs use. This is the process which most of the autotrophs use. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स तो मैं बोल रहा हूँ मैं फिर, क्योंकि हर ऑटोट्रॉफ ये प्रोसेस यूज नहीं करता, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स यूज व्हाट? दे यूज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ तक समझ आया? ये समझ आया फोटोसिंथेसिस बेसिकली? मुझे ये बताओ, फोटोसिंथेसिस समझ आया क्या? बताओ, आई होप आ गया होगा। सो ये याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस, एक आखिरी में एक ही चीज लिख रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस एक। तो इसको बस एक बार याद रख लेना, और बस यही बोलना था कि याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं इसी जोश के साथ। फोटोसिंथेसिस, अब ये दो मैंने कुछ लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है तुम्हें बता दिया, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब में लगता है एक्सेट्रा में तुम्हारे सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स, ये सब आ जाएंगे। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डार्क करके लिख रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन। अब निकला बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? अब मैं थोड़ा तुम्हें एक लंबा चौड़ा चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। क्या होता है, जो प्लांट है, सपोज
है ना, ये तुम्हारा प्लांट है यार, सपोज कर लो यार, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्लांट है, ठीक है। और ये है ह्यूमंस, ये एक आदमी है कोई, ठीक है, ये कोई आदमी है, ग्रेट, है ना। इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम है राजू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो प्लांट है, प्लांट के इसमें जब ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई, तो तुम्हें अभी इतना जानना जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन कहाँ से है, वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा समझ लो, जो प्लांट का वेस्ट होता है, ठीक है, प्लांट का वेस्ट क्या होता है, प्लांट का वेस्ट ऑक्सीजन ही होता है ना, वो ऑक्सीजन एक्सक्रीट करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और ह्यूमन का वेस्ट क्या होता है, ह्यूमन का वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मतलब जो हम रिलीज करते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। जो प्लांट का वेस्ट है वो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ह्यूमंस का वेस्ट है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज याद रखना, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। जो ह्यूमंस का वेस्ट है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्लांट का वेस्ट है वो हमारे ह्यूमंस के लिए। तो समझ लो, अगर प्लांट्स चले जाएंगे तो ह्यूमंस जिंदा नहीं रहेंगे, प्लांट्स और ट्रीज चले जाएंगे तो। और अगर ह्यूमंस चले जाएंगे तो तुम्हें पता है सारा पोल्यूशन सब रुक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी नहीं, तो फिर प्लांट्स भी मर जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होगा, उस रिजल्ट से प्लांट भी मर जाएंगे। तो इतना समझ आ रहा है तुम्हें, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ठीक है। अब ध्यान से, ये 3 पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स के, और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और हर बार बनने ही लगभग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, लेट मी चेंज द कलर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। कौन सी लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट ना, सनलाइट ही आएगी ना भाई, और कौन सी आएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है भैया तुम्हारा सूरज, रुको सूरज बनाने देते हो मुझे, ठीक है। तो ये है सूरज, ठीक है, दिस इज योर सन, ओके, दिस इज योर सन, दिस इज योर सन, ओके। एंड यस, यहाँ पे है तुम्हारा ये प्लांट, ये लीफ है, बेसिकली लीफ तो रहने देता हूँ, प्लांट ही बना लेता हूँ, ये तुम्हारा प्लांट है कोई, ठीक है, दिस इज योर प्लांट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है, अरे हो जा क्लिक, भाई गलत ही कलर आया ना, रुको, वेट अ मिनट, ब्लैक कलर आ गया था, ठीक है। तो देखो, ये सन है, ये प्लांट है। अब क्या होता है तुम्हें पता है, प्लांट के अंदर क्या है भैया, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है। व्हाट इज देयर इन प्लांट, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है। और ये जो सनलाइट, ये जो क्लोरोफिल, क्या इसका काम क्या रहता है बेसिकली, एक तो ग्रीन कलर देना प्लांट को, है ना, गिव ग्रीन कलर टू प्लांट। सेकंड इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना, एब्जॉर्ब दी सनलाइट, ठीक है, इसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब दी सनलाइट। जो भी फोटोसिंथेसिस तुमने सुना कि सनलाइट लगती है हमें, ये लगता है वो लगता है, तो उसमें जो सनलाइट है उसको पकड़ने का काम रहता है भैया तुम्हारा क्लोरोफिल का। किसका काम रहता है सनलाइट को पकड़ने का, सनलाइट को पकड़ने का काम रहता है क्लोरोफिल का। अब वो कैसे क्या करता है वो तुम्हें इतना नहीं जानना, बस इतना समझ लो कि जो सन की रेज आती है, ठीक है, सन की जो लाइट रहती है, सपोज ये सन की लाइट बना देते हैं हम, ठीक है, दिस इज ये सन की लाइट्स है, ऐसी एक नहीं हजारों रेज आती हैं, ठीक है, प्लांट तक वो जैसे ही पहुंचती है, ठीक है, सब प्लांट तक पहुंची। अब क्या होता है, जो प्लांट का वो है क्या, क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल इन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अंदर, अपने अंदर, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हो। हाँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हो। एंडोथर्मिक क्या है ये तुम्हें तुम्हें चैप्टर 1 जब केमिस्ट्री का पढ़ूंगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, और यही फोटोसिंथेसिस की पहली प्रोसेस होती है। 3 प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, पहली उसमें आती है कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये पहली प्रोसेस हो गई। समझ आ गया इतना, इतना समझ आ गया, बताओ मुझे, इतना समझ आया, आई होप आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेकंड स्टेप, बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुन लेना, इसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा तुम्हें, अभी मैं बताऊंगा तो ध्यान से पढ़ो पहले। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें 2 पॉइंट है, देखो पहले इतना पढ़ो, यहाँ केमिकल्स कन्वर्जन से एनर्जी तक पढ़ो, और स्प्लिटिंग से वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं,
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो क्लोरोफिल के अंदर भैया, जो क्लोरोफिल है भैया, जो अंदर क्लोरोफिल है उसके अंदर क्या ट्रैप्ड है? अभी उसके अंदर सनलाइट ट्रैप्ड है, मतलब एब्जॉर्ब कर ली उसने सनलाइट। करी कि नहीं करी? करी। ये कौन सी फॉर्म में, कौन सी एनर्जी में? ये सनलाइट को लाइट एनर्जी कहते हैं ना, हम लाइट एनर्जी बोल सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जी है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो अब इस लाइट एनर्जी को तो किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइट एनर्जी होती है ना, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ताकि आगे की प्रोसेसेस हो पाए। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वेट अ मिनट। यस, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इसके ऊपर एक बहुत तगड़ा वो बन सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन रीजन बेस्ड। इतना कंफ्यूजन होता है इसको लेके। यहाँ अगर मैं सोचो जल्दबाजी में लिख दूं, अगर मैं यहाँ जल्दबाजी में लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी लिख देता, मान लो यहाँ पे अभी केमिकल एनर्जी होता, इनटू लाइट एनर्जी होता है यहाँ पे, तो पहली नजर में तो कोई नहीं पकड़ पाता कि यार ये गलत लिखा है। बहुत कम जिनने एकदम कंसंट्रेशन से जो पढ़ते हैं वही पकड़ पाते कि यहाँ मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, वही पकड़ पाते कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। सबसे पहली पहली रीड में तो सब यही पढ़ते कि केमिकल एंड लाइट, हाँ सही लिखा है बिल्कुल। यहीं पे ये ऑप्शन असोसिएशन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लेना कौन सा आता है पहले। लाइट एनर्जी बदलती है किसमें? बदलती है केमिकल में। किसमें बदलती है? लाइट एनर्जी बदलती है केमिकल एनर्जी में। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। इस सेंटेंस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था उसके बारे में। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूँ, रुको। अरे हाइलाइटर नहीं रे, ये पेन टैब ना पकड़ता नहीं एक बार में। या अब देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, इस पॉइंट को तो तुम्हें पता है, बताने की बार बार जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अरे यार ये नहीं मिटाना था रे, रुको मैं वापस लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। बहुत ही बढ़िया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो अब तुम्हें पता है यार, जो सनलाइट ट्रैप हुई थी उसका तो हो गया भैया, उसका तो इधर केमिकल एनर्जी में बदल दिया हमने। लेकिन अब उसके साथ साथ वाटर भी ट्रैप हुआ था, वो इसने नहीं किया था। वाटर भी है ना, प्लांट के अंदर वाटर होता ही है, H2O। तो ये क्या है? ये तुम्हारा है वाटर। ये क्या है? ये तुम्हारा है वाटर। लेट मी चेंज द कलर टू व्हाइट। क्लासिक कलर है बहुत। देखो इधर अब ध्यान से, H2O क्या होता है? H2 होता है वाटर। इधर लिखा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल ही बोल रहे हैं सिंपल से। वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल। इसका स्प्लिट होना, इसका टूट जाना। स्प्लिट होना मतलब क्या होता है? इसका टूट जाना। किसमें टूट जाना? किसमें टूट जाना बताओ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाता है H2 प्लस O2। H2 का अलग हो जाना और O2 का अलग हो जाना। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक में 2 क्यों है? तो बेसिकली यहाँ पे भी 2 आता। ठीक है, तो बैलेंसिंग है वो हम समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। तुम्हारा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हम बहुत अच्छे से बैलेंसिंग सीखेंगे। तो अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। अभी तो इतना याद रख लो कि जो H2 है उसमें H है और O है, तो ये H अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है। ठीक है, H अलग हो जाता है एंड O अलग हो जाता है। H अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है। H अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये होती है सेकेंड प्रोसेस। सबसे पहले लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड केमिकल एनर्जी को फिर बाद में यूटिलाइज किया जाता है किसी और प्रोसेस में। और जो ये H2 है, पानी, जो प्लांट के अंदर वाटर है, मैंने बोला था ना एक रॉ मटेरियल वाटर भी लगता है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा था वाटर लगता है ना, ये वाटर। इस वाटर का बाद में जाके क्या होता है? इस वाटर का ये होता है कि ये H और O अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, H अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े। ग्रेट।
लास्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। अब इसका रिडक्शन हो जाना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने, बहुत लोगों के स्कूल स्टार्ट होगा तो पढ़ ही लिया होगा आई होप, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ जब हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाना इसका? रिडक्शन। मैं डार्क में लिख रहा हूँ, देखो। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब, रिडक्शन कब होता है? जब किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, ठीक है, ऐड किया जा सकता है। वी ऐड व्हाट? वी ऐड हाइड्रोजन। जब भी किसी सब्सटेंस में प्लस H2 हो जाता है, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा ना यार अभी स्कूल में, उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल चिंता मत करो। रिडक्शन होना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जो CO2 है तुम्हारा, उसमें जब प्लस H2 होता है या फिर माइनस O2 होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए और या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, इन दोनों से कुछ एक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। CO2 में नहीं, यहाँ पे कुछ भी होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर उसमें ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो CO2 रिड्यूस हो जाता है किसमें? जो CO2 है वो क्या हो जाता है? उसका रिडक्शन हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। किस में रिड्यूस हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। किसमें रिड्यूस हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आया? ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ आया? और अगर नहीं भी आएगा तो जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, अभी तो ये चैप्टर में इतने आसानी से छोड़ने नहीं वाला। बायो का एक ये चैप्टर है तो इसमें तो सब तुम्हारे लिए अभी चैनल पर जो है असर्शन, रीजन, MCQs, केस बेस्ड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सारे तरह के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। तुम्हें बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम्हारा जो है इस चैनल पे मैं बता भी देता हूँ, मैं बताना भूल गया, चलो मैं बाद में एंड में बताऊंगा स्ट्रक्चर के। अभी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तुम पढ़ने आए हो। मूविंग अहेड, स्टोमाटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर से बताना तुम लोग इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट। बढ़िया जी, बढ़िया। स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमाटा, सो बेसिकली व्हाट इज स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा होता क्या है ये देख लेते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड स्टोमाटा या स्टोमेटा, ठीक है, जो भी बोलते हो तुम। आर कॉल्ड स्टोमेटा या स्टोमाटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सर गाना मत गाओ। तो टाइनी पोर्स क्या होते हैं लीव में? ये इमेज देखो, मैंने ये इमेज बनाई है तुम्हारे लिए, मैंने नहीं बनाई है, मतलब लगाई है यहाँ पे तुम्हारे लिए, बहुत ही ताकि तुम समझ पाओ आसानी से। तो ये देख रहे हो, ये क्या है? ये एक पीछे पूरी ये लीव है, ये क्या? ये तुम्हारी लीफ है। इस लीफ पे एक ये पोर है, ठीक है, ये एक पोर है, ये छेद टाइप जो तुम्हें स्मॉल पोर दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है, रियल में नहीं दिखता है, ठीक है। इस जो उसको है, इस पोर, इस छेद को, इस होल को हम कहते हैं स्टोमेटा। इस छेद को हम कहते हैं स्टोमेटा, ये याद रख लेना, ये स्टोमेटा है, ठीक है सर। अब क्या इस स्टोमेटा का फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। अब स्टोमेटा के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा का पहला फंक्शन, रुको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे, अब तुम्हें दिख रहा है यार ये होल है, तो इससे क्या होगा? गैसेस, जैसे अब ये सपोज ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टोमेटा है, ठीक है, ये है तुम्हारा स्टोमेटा। अब इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी यार इधर। डेफिनेटली सी बात है, होल है तो कुछ गैसेस बाहर जाएंगी, ठीक है, कुछ गैसेस बाहर जाएंगी, कुछ गैसेस अंदर आएंगी, ठीक है, कुछ गैसेस बाहर जाएंगी, कुछ गैसेस अंदर आएंगी। तो ऐसे करके ये क्या हो रहा है? ये पूरी प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना। व्हाट इज हैपनिंग? एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है। तो ये एक फंक्शंस का ये हो गया। सेकंड देख लो, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा दी स्पोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रुको,
हाँ, तो जो फोटोसिंथेसिस में हमें गैसेस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती ना, कि यार O2 जो है वो बाहर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, तो ये चीज किसके थ्रू होती है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, रुको 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 भैया, जरा सब्र करो। ठीक है, हाँ जी, चलो। बहुत ही बढ़िया। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ता है, वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे, अरे यार मैं ब्लैक क्यों ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो टेक प्लेस करता है, वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू। मतलब स्टोमेटा अगर ना हो तो तुम सोच रहे हो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ मैंने, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा 24 आवर्स थोड़ी ओपन रहता है, ठीक है, स्टोमेटा जो है हर वक्त ओपन नहीं रहती है। क्या होता है उसमें, The opening and closing of stomata is a function of guard cells। ठीक है, अब एक होते हैं तुम्हारे, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक होते हैं तुम्हारे, इधर लिख देते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, चलो देखो। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो करते हैं स्वेल और श्रिंक। कभी वो जब उनके अंदर ज्यादा पानी तो स्वेल करते हैं, फिर कब पानी जब लूज करते हैं तो वो तब श्रिंक कर जाते हैं। और इसी स्वेलिंग श्रिंकिंग की वजह से क्या होता है, इसी स्वेलिंग और श्रिंकिंग की वजह से ओपन और क्लोज होता है स्टोमेटा। ठीक है, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के आसपास। तो वो इस स्टोमेटा को ओपन करता है और क्लोज करता है। जैसे मुझे लग रहा है इस डायग्राम में ये हो गई है गार्ड सेल्स। ठीक है, हो सकता है ये गार्ड सेल्स हों, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो बताओ, ये ज्यादा तो मैं नहीं चितर रहा हूँ ना, तुम्हें सही से दिख तो रहा है कि कुछ रब करूँ मैं? सब ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। ठीक है, लेट्स चेक गाइस। ना बहुत बार रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं रहती है। ओके, तो रिकॉर्डिंग इज ऑन, बहुत ही परफेक्ट चल रही है हमारी रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम स्टोमेटा पे थे। यस, हम काय पे थे, हम थे स्टोमेटा पे, हमने स्टोमेटा खत्म कर दिया था ना। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पोर्स रहते हैं ये किस काम में आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ तक जो है इसके आज से हो, हाँ जी, तुम्हारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का पार्ट जो है, ठीक है, जो तुम्हारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। मतलब कि ये जो हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं इसका आधा पार्ट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसका आधा पार्ट हमने पढ़ लिया, हमने खत्म कर दिया है। और ये आई होप तुमको मैंने जितना भी ये पूरा पढ़ा है अभी तक ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये सब समझ आ गया। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, ये पार्ट एनसीईआरटी में बड़ा है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से भी बड़ा पार्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें तीन तीन तरह के न्यूट्रिशन पढ़ने हैं। ठीक है, पहला सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा होलोजोइक। ठीक है, अब पहले हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, लेट मी टेल यू। यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ये दूसरों पर। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, या तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूँ, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सेकेंडली, वो क्या नहीं कर पाते, दे आर टोटली डिपेंडेंट। वो दूसरों के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। दूसरों पे कौन, बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। हम भी कहीं ना कहीं सभी लोग ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो ये होता है हेट्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल ले लो, एनिमल्स हो गए। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे जानवर को पकड़ के खाते हैं, फिर वो पत्ते पेड़ पौधे खाते हैं। तो ये सभी डिपेंडेंट है ना, अगर वो पत्ते पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो किसे खाएंगे। ह्यूमंस हम एक एग्जाम्पल है। तुम बोलोगे अरे क्या भैया, हम तो खुद मैगी बनाते हैं किचन में। अरे वो ठीक है यार, लेकिन स्टिल वो मैगी तो तुमने नहीं बनाई ना। जो पैकेट के अंदर मैगी आई थी वो किसने बनाई भैया, वो तो किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाई होगी। अरे थोड़ा समझो यार, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो टोटली दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ग्रेट, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया।
यहाँ तक समझ आया क्या, मुझको बता दो। बहुत ही बढ़िया। आगे होगा हो। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के साथ। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा। मतलब इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, इससे भी क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं, ऐसा कहूँगा मैं। तो पढ़ते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर नोन एज सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। क्या समझा इसको, पॉइंट को पढ़ के, कि भैया ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कैसे ऑर्गेनिजम्स भैया, ध्यान से देखो क्या लिख रहा था मैं। हाँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड, ये देख लो यहाँ से, डेड एंड डीकेइंग मैटर, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। डेड एंड डीके मैटर क्या होता है, मतलब जो सड़ चुका है या जो मरा हुआ मैटर है, जो खराब हो चुका है, उस मैटर के थ्रू ये लोग अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, ठीक है, अपना फूड एक्वायर करते हैं। This type of nutrition, which involves acquisition of dead and decay matter as food, is called saprophytic nutrition। यानी कि ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कि जो फूड है वो डेड और डिके मैटर होता है, उस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और यहाँ पता नहीं क्यों जीरो लिखा हुआ है, काट दो, ठीक है। तो उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स जो होते हैं भैया, जो तुम्हारे मशरूम्स होते हैं, जो तुम्हारे मोल्ड्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब सराउंडिंग में जो पूरा डेड एंड डिके मैटर रहता है उसको लेते हैं अंदर और उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मैं चिल्ला रहा हूँ लेकिन थोड़ा समझो, ठीक है, उससे अपना फूड जो है लोग ऑब्टेन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो व्हाट आर सेप्रोफाइट्स, तुम्हें समझ आ गया होगा। अच्छा, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स which take their food by saprophytic nutrition are known as सेप्रोफाइट्स कहते हैं उन्हें हम, ठीक है। मतलब यार ये सेप्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड को एक्वायर करते हैं, किसके थ्रू? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के थ्रू जो अपना फूड लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। है ना? आई होप तुम्हें इतना तो समझ गए होंगे तुम, है ना? आई एम होपिंग कि तुम्हें इतना समझ आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ तुम्हारा जो सेप्रोफाइटिक और न्यूट्रिशन का है पार्ट, वो खत्म हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते हैं पैरासाइटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है। चलो अब देखो, दोज ऑर्गेनिजम्स हु टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, अब ये जो है ना, थोड़ा समझने में टाइम लगता है बच्चों को। अब ये जो है थोड़ा तुम्हें समझने में टाइम लगेगा, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं कलर चेंज करते हैं। ग्रेट। देखो क्या हो रहा है कि जो पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड एक्वायर करते हैं, और हम कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। अभी हम बता रहा हूँ क्या है। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या करते हैं, डेड वाले जो मर जाते हैं उनमें से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, जो अभी जिंदा है, कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सब्सटेंस जो लिविंग थिंग है, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, या उन्हें कहते हैं उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आया, दे डू नॉट दे लिव इनसाइड अ होस्ट, लिविंग होस्ट, एंड स्टील देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। स्टील देयर न्यूट्रिशन। अब सपोज करो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन छीन लेते, क्या? नहीं, पूरा नहीं। जैसे सपोज तुमने खाया 70% न्यूट्रिशन लिया तुम्हारी बॉडी में, तो हो सकता है उसका 20% ये लोग ले जाएं और तुम्हारी बॉडी को मिले सिर्फ 50%। समझ रहे हो? ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल भी इसको वो मत लेना कि ऐसा ही होता है 20-70% का, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके गाइस, ग्रेट, ठीक है। तो बट ध्यान से सुनो, दे डू नॉट किल देयर होस्ट, दे डू नॉट किल द होस्ट। सपोज एक लड़का है, इसका नाम क्या ले, राजू। राजू है। अब उसकी बॉडी में है भैया कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक है। उसकी बॉडी में घुस गया एक ऑर्गेनिज्म, टेप वर्म हो सकता है, कुछ राउंड वर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब पैरासाइट्स है। इसकी बॉडी में घुस गया, वो क्या करता है, जो भी खाता है वो थोड़ा सा वो छीन लेता है। अब इसकी बॉडी को मिलता है कम, इस वजह से वीक पड़ जाता है। लेकिन ये मरता नहीं है, डू नॉट डाई। क्या हो रहा है, वो मर नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। वो बिल्कुल भी क्या नहीं करता है, मरता नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट डाई, ठीक है, डू नॉट डाई। तो क्या करते हैं, दे डू नॉट किल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे डू नॉट किल दी ऑर्गेनिज्म या दी होस्ट, ठीक है। जो होस्ट रहता है उसको मारते नहीं है ये लोग, बस उसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट्स। ये तो बहुत ही छोटा, तुम्हें समझ आ जाएगा, आई होप। इतना अच्छा एग्जांपल दे के समझाया तो आ ही गया होगा, ठीक है, ग्रेट। चलो अब बढ़ते हैं आगे, एंड फाइनली अब हम वो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, और न्यूट्रिशन टॉपिक में सबसे डिफिकल्ट भी वही लगता है तुम लोगों को, जो कि है ह्यूमन न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। होलोजोइक क्योंकि उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन? इट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ग्रेट। अब ये पॉइंट पढ़ लेते हैं जरा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस थ्रू पार्ट्स लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना। और भी कुछ होते होंगे, तो बीच में लिवर विवर आता है, तो डैश 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 बहुत सारे एक्सेट्रा यहाँ लिख देते हैं, एक्सेट्रा। यार मैं माउस से क्यों लिख रहा हूँ जब पेन टैब है तो, ठीक है, एक्सेट्रा, समझ आया। तो इन सब चीजों के थ्रू जब, इन सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पार्ट्स कौन कौन से आते हैं? पार्ट्स आते हैं जैसे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये सब हम पढ़ेंगे, अब बस 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू एन एलिमेंट्री canal which is a long tube extending from mouth to the anus, ठीक है, माउथ टू दी एनस। क्या होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है तुम्हारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो पूरी की पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ना, डाइजेशन की, या जो ह्यूमन न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस है, वो कहाँ होती है? वो इस एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और ये एक लंबा ट्यूब होता है जो कि माउथ से लेकर के, तो इसके बीच में सब बहुत कुछ आता है, एनस तक जो है, इतना लंबा ये एक ट्यूब रहता है। क्या रहता है? इतना लंबा एक ये ट्यूब रहता है, ठीक है, इतना लंबा ये ट्यूब रहता है। बहुत ही बढ़िया सर, समझ आया।
हाँ हाँ, इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के बाद ये खत्म हो जाएगा अपना भी न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे रखे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो तुम लोग। तो ये ट्यूब होता है जो अपने माउथ से लेकर के जो एनस तक है वहां तक जाता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना डिटेल में। स्टार्ट करते हैं माउथ के साथ। व्हाट इज माउथ? टेल मी व्हाट इज माउथ। तुम बोलोगे सर मुंह। वाह। माउथ को हम क्या कहते हैं? माउथ को एक दूसरा नाम याद रख लेना, ये बक्कल कैविटी जो है। ये बकल कैविटी जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार बकल कैविटी लिख देते हैं क्वेश्चन में और बच्चे को यही नहीं पता रहता कि यार बकल कैविटी है क्या। वो माउथ पढ़ के आया था लेकिन उसको बकल कैविटी पता ही नहीं। तो बकल कैविटी याद रखो, माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ। जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही। बहुत ही बढ़िया। कैसे स्टार्ट हो जाता है वो अब हम पढ़ते हैं। हियर द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। एक पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम उसको ध्यान से अब समझना। थोड़ा डार्क लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? दे रिलीज सलाइवा। बहुत ही बढ़िया। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। तो सलाइवा इनका तो इतना कुछ फंक्शन नहीं होता। इसका फंक्शन होता है टू वेटन द फूड। ठीक है, वेटन द फूड। इसका होता है मेन फंक्शन। जो डाइजेशन करता है वो ये करता है। ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, व्हाट डज दिस डू? इट कन्वर्ट्स स्टार्च टू शुगर या सिंपलर शुगर, जो भी है। सिंपलर शुगर भी कह सकते हो, ठीक है, बात वही होगी। तो ये क्या करता है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्टार्च होता है। और वो स्टार्च जब इस सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो बना देता है, उसको तोड़ देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर्स में। बहुत ही बढ़िया। अब ये सिंपल शुगर्स क्या है? ये सिंपल शुगर्स मतलब कि यार ऐसे और मतलब और भी सिंपल फॉर्म है, ऐसा समझ लो। स्टार्च कॉम्प्लेक्स है तो उससे भी सिंपल 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 यूनिट वो शुगर है, ठीक है। सिंपलर शुगर इसलिए लिखा हुआ है पॉइंट में मैंने, सिंपलर शुगर। तो माउथ का जो काम होता है वो बस इतना ही। माउथ में बस इतनी ही चीज होती है। माउथ में डाइजेशन क्यों स्टार्ट हो जाता है? सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे स्टार्च का कन्वर्जन हो जाता है शुगर का माउथ में ही। ठीक है। तुमने देखा होगा जब तुम रोटी खाते हो, जब चपाती खाते हो, तो क्या होता है? जब तुम खाते हो उस वक्त तो तुम्हें कुछ नहीं टेस्ट आता इतना, लेकिन खाने के तुमने रोटी खाई उसके 5 मिनट बाद क्या होता है? तुम्हें ना टेस्ट आता है, फिर मीठा मीठा सा थोड़ा टेस्ट आता है। वो मीठा मीठा टेस्ट क्यों आता है तुम्हें पता है? वो ये शुगर रहती है जो सिंपलर शुगर कन्वर्ट हो जाती है ना आपके माउथ में, वो ये सिंपलर शुगर की वजह से आपको मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, ठीक है। तो क्यों हम ऐसा कहते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है? उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शुगर में बदल देता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ईसोफेगस। अब इसको बहुत लोग ओ ईसोफेगस पढ़ते हैं। ये ओ ईसोफेगस नहीं होता, इसको ओ साइलेंट रहता है। इसको हम पढ़ते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। बहुत ही बढ़िया। ये ईसोफेगस क्या करता है? पहली बात, ईसोफेगस होता क्या है? ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा माउथ है, ठीक है, दिस इज योर माउथ। तो यहाँ से एक पाइप जाती है जो कि सपोज ये तुम्हारा स्टमक है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर लिखा हुआ है, मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो पाइप होती है इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। समझ आ रहा है कुछ भाई? अब इसका काम क्या है देखो ध्यान से। जो इधर पाइप दिख रही है ना तुम्हें, मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, देखो। जो गर्दन पे तुम्हें दिख रही है ना ये वाली लाइन, ये क्या है? दिस इज योर ईसोफेगस, ठीक है। यही तुम्हारी ईसोफेगस है जो तुम इतनी देर से ईसोफेगस ईसोफेगस पढ़ रहे हो। अभी ईसोफेगस का काम क्या है? रुको यार। बहुत ही बढ़िया। इसको बोलते हैं फूड पाइप। इसका अदर नेम क्या है?
अदर नेम इज फूड पाइप। तो ये याद रखना कि इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और द ईसोफेगस। अब जो भैया माउथ में जो शुगर वुगर वो सब जो भी बना था, जो फूड रहता है माउथ के अंदर, उस फूड को कहाँ ले जाना रहता है? उस फूड को भैया स्टमक में ले जाना रहता है। और कुछ ना कुछ तो हमें जरिया चाहिए होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, कुछ व्हीकल सिस्टम या कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जिसके थ्रू ये फूड स्टमक तक जा सके। तो उसके लिए होता है ईसोफेगस। ये एक पाइप होता है, जैसे तुम्हें दिख ही रहा है इमेज में, यहाँ पे ये एक फूड पाइप टाइप का। तो इसके थ्रू जो है, सपोज तुमने यहाँ से फूड लिया, ये अंदर गया 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 और ये तुम्हारे स्टमक में पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, नो डाइजेशन, ठीक है। यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। जो भी डाइजेशन होती है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों में ही होती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ईसोफेगस का पार्ट तो छोटा सा था, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। आया ही होगा यार, इतना इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। चलो, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से जितनी भी चीजें आएंगी, अभी तक तुमने अगर ध्यान नहीं भी दिया, अब यहाँ से जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जो भी पार्ट आएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, प्लीज। उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। चलो देखते हैं क्या कह रहा है स्टमक में। इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक देयर आर गैस्ट्रिक। अच्छा, अब स्टमक क्या होता है भैया? तो समझ, अरे यार ये क्यों भाई, तुम इतने टाइम से पढ़ रहे हो। स्टमक होता है, ठीक है, जे सैक्ड में होता है, जे सैक टाइप का एक क्या होता है, शेप होता है इसका। यहाँ पे भी डाइजेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी डाइजेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। कैसे होती है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। अब इधर तो वाइट है, तो दूसरा कलर ले लेते हैं। पर्पल कैसा रहेगा? ग्रेट, चलो। इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब मैं इसकी भी क्रोनोलॉजी समझना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ क्या होती है? यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं तीन टाइप के जूसेस। ये क्या निकालती है? ये देती है गैस्ट्रिक जूसेस। दे रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस में तीन चीजें आती है। पहली होती है HCl। अब इस HCl का फंक्शन देख लो। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी दो फंक्शन है। पहला, कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन, अभी पेप्सिनोजन क्या है मैं बता रहा हूँ, इनएक्टिव पेप्सिनोजन टू व्हाट? टू पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन, ठीक है, टू पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन होता है क्या होता है? ये एक्टिव होता है। नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो समझ गए। हमारे पेट में जो है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है। और ये गैस्ट्रिक जूसेस में आते हैं तीन तरह के जूस। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम तो ये है कि ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अभी हम इसके बारे में अभी जस्ट अभी पढ़ेंगे 2 मिनट में। तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन मतलब यार, जो पेप्सिन रहता है ना, पेप्सिनोजन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है, वो इनएक्टिव रहता है। उसका अभी कुछ काम नहीं है, मतलब वो बिल्कुल इनएक्टिव, उसमें बैटरी नहीं है अभी, ऐसा समझ लो। तो ये HCl क्या करता है? उस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। और जैसे ही वो उसको एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है, तो क्या होता है? अब वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। कौन? पेप्सिन भी। और उसका सेकंड फंक्शन क्या होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं फूड के थ्रू, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स आ जाते हैं, उनको मार देता है। जो बैक्टीरिया आ जाता है, स्लैश बैक्टीरिया भी लिख सकते हो यहाँ तुम, ठीक है, स्लैश बैक्टीरिया भी लिख सकते हो। तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है हमारी बॉडी में, उसको ये HCl क्या करता है? किल कर देता है। तो यहाँ तक तुम्हें HCl के दो फंक्शन समझ आ गए, बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखो, सेकेंड जो जूस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में से, वो होता है तुम्हारा पेप्सिन। वैसे वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्टेक्ट में जब आता है तो वो क्या बन जाता है? वो एक्टिव हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो जो पेप्सिन रहता है तुम्हारा, ठीक है, जो पेप्सिन रहता है वो होता है एक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम।
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, सही लिख रहा था ना, क्यों काटा यार। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, इसका काम रहता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये तो ज्यादा तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत और नहीं है, कैसे क्या करता है ये तुम्हें कुछ अभी इतना नहीं पढ़ना है। बस इतना याद रख लो कि इसका काम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको डाइजेस्ट करना, ऐसा समझ लो, ठीक है। जो थर्ड जूस रहता है उसका नाम रहता है म्यूकस। अब इसका क्या रोल है, अब तुम्हें पता है जो ये HCl निकला है, अब तुम बोल रहे होंगे सर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन ये भी पढ़ा था कि बहुत ही डेंजरस होता है ये इतना डेंजरस होता है कि हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसको खराब करके बाहर आ सकता है, फाड़ दे, ये हमारी जो लाइनिंग है उसको खराब कर सकता है, पूरी स्टमक की लाइनिंग को। तो क्या होता है ना, जो थर्ड म्यूकस रहता है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट, ऑफ स्टमक। जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा भैया म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। व्हाट, क्या प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा अभी यहाँ घुचड़ पचड़ हो चुकी है ना। अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए, जो पूरी स्लाइड के नोट्स हैं विथ ये जो हैंड रिटन जो भी है मैंने लिखा है हाथ से, तुम्हें अगर ये तुम्हें चाहिए तो इसका मैं जो है तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या एक ईमेल आईडी दूंगा, वहां पर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें ये सब स्लाइड्स चाहिए तो। ठीक है, अब ये म्यूकस क्या करता है ना, ये जैसे ही तीनों जूस निकलते हैं तो ये म्यूकस अपनी परत बना लेता है, यहाँ पे बैठ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आने से पहले ये यहाँ पे बैठ जाता है कि अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी पूरी कहानी स्टमक की। इतना समझ आया। अब मैं तुम्हें एक जल्दी से बता देता हूँ। स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, जो कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। सेकेंड इसका फंक्शन रहता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबैक्टीरिया को किल कर देता है। जो पेप्सिन अभी मैंने बोला एक्टिव पेप्सिन, ये एक्टिव पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, इसलिए इसको हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो उसका आंसर होगा पेप्सिन, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो थर्ड जूस टाइप निकलता है वो होता है म्यूकस, और इस म्यूकस का काम यह है द प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पेट में छेद कर सकती है, तो उससे बचाता है ये, ठीक है। इनर लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकती है पूरी तरीके से। तो जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। समझ आई ये रामायण, समझ आई, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हाँ इसके बाद हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भैया। देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन मतलब कि यहां पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स हियर। यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस जो है खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, लिवर सिक्रीट्स द बाइल जूस। अब यहाँ पर देखो, जो लिवर है वो क्या करता है, उसने सिक्रीट किया सपोज बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करता है, सबसे पहला काम, इसके अब दो काम है, फिर दो फंक्शन है। पहला देखो,
मेक्स द फूड अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन यानी बेसिक बनाता है, बेसिक नेचर में बना देता है। क्यों? क्या कि क्योंकि इस पे पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूस खुद भी एक्ट कर सके, ठीक है। जो ये फूड रहता है ये एसिडिक रहता है। क्यों एसिडिक रहता है? क्योंकि अभी अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्टेक्ट से होके आया है। अब जो ये बाइल जूस रहता है ये इसको बेसिक बना देता है, ये अल्कलाइन बना देता है। इसका सेकंड फंक्शन क्या रहता है? इमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? पहले वर्ड आ रहा है इसमें एक इमल्सिफिकेशन, इसमें एक वर्ड आ रहा है इमल्सिफिकेशन, इसमें एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है इमल्सिफिकेशन। इस इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, सिंपल मैं तुम्हें भाषा में बताता हूँ, ब्रेक डाउन। तो सर ये सारे वर्ड इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन, सिंथेसिस, सब एक ही, हाँ तो ये सब एक ही होते हैं। इमल्सिफिकेशन हम यूज करते हैं स्पेशली जब हम फैट्स की बात कर रहे हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। बाइल जूस क्या करता है? पहला काम कि जो फूड है उसको अल्कलाइन बना देता है। दूसरा काम कि जो फैट्स है हमारी बॉडी में, जो फूड के अंदर जो फैट्स आते हैं उन फैट को तोड़ देता है। अब मैं बताता हूँ कैसे तोड़ता है। सपोज बड़े बड़े फैट ग्लोबल्स ग्लोबल्स जो रहते हैं, जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें। सपोज ये जो है एक बहुत बड़ा फैट है, फैट मॉलिक्यूल है, फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। अब इमल्सिफिकेशन से इसमें क्या हो जाता है? छोटे छोटे पीसेस में जो है डिवाइड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुआ? एक बार अब इसको भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे और है, ये नहीं कि यहाँ खत्म हो गया। अभी बता रहा हूँ बाइल का क्या फंक्शन है। लिवर ने सिक्रीट किया बाइल को। बाइल ने किए दो काम। पहला किया उसने फूड को अल्कलाइन, दूसरा उसने ब्रेक डाउन कर दिया फैट्स को, या फैट्स को इमल्सिफाई कर दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनक्रियास से रिलेटेड। अब जो है ना, मैं तुम्हें पिछले वाले डायग्राम में बताता हूँ। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो, दिखा रहा हूँ। ये पीछे हल्का सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये स्टमक के पीछे ट्रांसपेरेंट सा, ये पार्ट को हम पेनक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम पेनक्रियास कहते हैं। इस टाइप का जब तुम जूम करोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये होता है तुम्हारे व्हाट, तुम्हारे पेनक्रियास। ग्रेट, देखो अब ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझो। जो पेनक्रियाज होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। दे रिलीज पेनक्रियाटिक जूसेस। अब ये पेनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन्स, अब इन पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर होती है जो दो चीजें। पहली, दो तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, ये पी है, ठीक है, ट्रिप्सिन। और सेकंड होता है लाइपेज। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है भैया? ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करना। और जो लिपेज होता है उसका काम होता है, ध्यान से सुनना अभी कंफ्यूजन आएगा, ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। अब ये जो सेकंड पॉइंट पढ़ने के बाद तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो पहले पहला समझा देता हूँ। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या काम करता है? वो प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। क्या काम करता है ट्रिप्सिन? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और भी ज्यादा। सर अभी हमने एक और पढ़ा था बीच में, ये भी तो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है सर। पेप्सिन, सर जो पेप्सिन है ये भी तो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। फिर इसका ये ट्रिप्सिन भी वही करता है, हाँ। ट्रिप्सिन और जो तुम्हारा हमने पढ़ा पेप्सिन, ये दोनों ही, इन दोनों का ही काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है प्रोटीन में डाइजेशन करना, प्रोटीन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब लाइपेज का समझो क्या सिस्टम है। लाइपेज का काम होता है ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ये जो इमल्सिफाइड फैट है, जो फैट सब छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, जिनके, इनको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, जो ऑलरेडी इमल्सिफाई हो चुके हैं, इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है।
अब इस लिपेज का काम ये है कि चलो अब ये जो थे ये हो गए तुम्हारे, देखो ये है तुम्हारे वो, ये अब छोटे छोटे हो गए, इमल्सिफाइड फैट्स हैं, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट्स लिख देता हूँ ईएफ। इस लिपेज का काम है कि इसको और ब्रेक डाउन करना, इसको और भी छोटे छोटे इतना इतना सा बना देना। ये किसका काम है? ट्रिप्सिन, ये लिपेज का काम है, लाइपेज या लिपेज जो भी बोलते हैं ऐसे। तो लिपेज का काम क्या हो जाएगा? लिपेज का काम हो जाएगा ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बाइल ने जो इमल्सिफिकेशन कर दिया है फैट्स का, उन इमल्सिफाइड फैट्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में करना, ये काम कौन करता है? ये काम तुम्हारा लाइपेज या लिपेज करता है, और ये पूरा फंक्शन खत्म होता है यहाँ पे पेनक्रियास का। ठीक है, समझ आ रहा है? कितना समझ आया मुझे बताओ। जितना मैंने अभी तक पूरे सेशन में तुम्हें शुरू से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ाया सब समझ आ गया? आई एम होपिंग कि तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है एक और चीज भैया, एंजाइम कन्वर्ट्स। यहाँ पे कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम? यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं ना, इंटेस्टाइनल जूसेस, वो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट किस में कर देते हैं? ये याद रख लेना बस, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और जो फैट्स हैं, फैट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो जब इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट करते हैं तो क्या होता है? प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक है, ग्रेट। सो या ये तुम्हारा आखिरी टॉपिक इस न्यूट्रिशन पार्ट में, जो कि है विलाई का, ठीक है। अब हम इस विलाई को पढ़ते हैं, समझते हैं, और यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी के जो हमने सभी टॉपिक है आज डिस्कस कर लेंगे। तो देख लेते हैं विलाई क्या होता है। वैसे ये भी पार्ट ऑफ क्या है? ये भी क्या होते हैं? दे आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम सोचो कि अरे कोई अलग ही ऑर्गन होता है। बहुत ही बढ़िया। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो यहाँ दिख भी रहा है तुम्हें इमेज में यार, ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, फिंगर टाइप लग रहे हैं ना। तो इनको हमने नाम क्या दिया? इनको हमने दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बहुत ही बढ़िया। दे इंक्रीज, अब इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इंक्रीज दी सरफेस एरिया, यहाँ एरिया आएगा, ठीक है, एरिया लिखा हुआ है, एरिया फॉर व्हाट? फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं? जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया की जरूरत है उसको इंक्रीज करते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी अब क्या होगा? जो फूड अब डाइजेस्ट हो चुका, तुम्हें पता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिरी बार ये पैनक्रियाटिक जूस और ये इंटेस्टाइनल जूस जब एक्ट कर लेते हैं, तो वो जो सब्सटेंस बनता है उसको किसके ऊपर से ले जाया जाता है? उसको इस विलाई के अंदर से, विलाई के ऊपर से ले जाया जाता है। अब ये विलाई क्या करता है? जो भी इसके ऊपर से डाइजेस्टेड फूड जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये ना रिचली सप्लाइड होते हैं, लिखा भी अगले पॉइंट में, दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इनके अंदर ब्लड वेसल्स भरी होती हैं बहुत सारी। अब ब्लड वेसल्स का काम तुम्हें पता ही है कि इनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है, पूरी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। और इन ब्लड वेसल्स के बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका काम होता है ब्लड वेसल्स का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये जो विलाई रहते हैं इनके अंदर खूब सारे रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो जो भी इनके ऊपर से डाइजेस्टेड फूड पास आउट होता है वो क्या करता है? विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ईच एंड एवरी पार्ट बोलो, ईच एंड एवरी सेल बोलो, ऑर्गन बोलो, टिश्यू बोलो, कुछ भी बोलो, सब चलेगा, ठीक है। अरे भैया ठीक है, हाँ ठीक ही होगा आई होप।
ठीक है, तो इसका काम समझ गए, इसका काम समझ गए कि एब्जॉर्ब्ड फूड को पूरी बॉडी में ले जाना किसका, ये तो ब्लड वेसल्स का काम है कि पूरी बॉडी में जो एब्जॉर्ब फूड है उसको ले जाना। और वो एब्जॉर्ब कौन करता है फूड, ये विलाय करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं हमारे कौन, विलाय। कौन करता है भैया, देख देख, विलाई करता है ये काम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर विलाई absorb water from this material। वहां इसको कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे इसमें से थोड़ा बहुत वाटर रहता है। अब जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से थोड़ा बहुत वाटर क्या कर लिया जाता है, वाटर ले लिया जाता है बॉडी के द्वारा, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर। बहुत ही बढ़िया, तो वाटर को ले लिया जाता है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। एंड विथ दिस टॉपिक हमने जो है रेस्पिरेशन पार्ट क्लास 10th रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, न्यूट्रिशन पार्ट जो है खत्म कर दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, एक एक चीज। और मैं तुम्हें बताता हूँ लिटरली 99% चीजें इसमें एनसीईआरटी की मैंने डाल दी हैं, तो तुम्हें बिल्कुल भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जो भी लोग देख रहे हैं यार, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा जो है क्लास 10th का न्यूट्रिशन का पार्ट दे दिया है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस हमें जो करना है चीज वो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो क्या करना है, अब पढ़ाई तो हमने कर ही लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके ग्रेट। In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। हमने आज ही के सेशन में एक चीज डिस्कस करी थी, आज ही के सेशन में हमने एक चीज डिस्कस करी थी, अभी ही जब हम पैरासिटिक पढ़ रहे थे तब। अब तो यहाँ से तो पता चल गया होगा क्या पढ़ा था भैया हमने। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या है, एक तो है सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, या फिर है होलोजोइक न्यूट्रिशन, या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यार मुझे बताओ, हम एलिमिनेशन से करते हैं, क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का आंसर हो सकता है कभी? क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर कुछ किया जाता? नहीं नहीं नहीं। होलोजोइक तो हमने अभी पढ़ा ह्यूमंस के अंदर होता है, तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। अब बचते सेप्रोफाइट और न्यूट्रिशन। अब इसमें यहाँ इस वाले ऑप्शन में किया होगा 30% बच्चों ने टिक, इस वाले ऑप्शन में किया होगा 70% बच्चों ने क्लिक और क्लिक, और ये जो 70% बच्चे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर है सेप्रो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होता है, मैंने तुम्हें सिखाया था पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स ये लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना ये फूड लेते हैं विदाउट किलिंग इट, है ना, उसके शरीर में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, या द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स ऑफ लीफ इज व्हाट इज द आंसर, टेल मी। क्या आंसर होगा इसका, बताओ यार। ये अगर इसका आंसर नहीं दे पाओगे ना तो यार फिर भाई कुछ नहीं आता तुम्हें। बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, तो तुम्हें बताना होगा मुझे कमेंट में, मेरा गला दुख गया है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे होमवर्क है ये तुम्हारे लिए आज का, और आगे भी एक दो होमवर्क और दूंगा मैं तुम्हें, तो ये तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट्स में इसका आंसर मुझे जरूर से बताना क्या होगा, ठीक है। ग्रेट, तुम्हारे लिए कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ हिंट के लिए। प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, अब सोचते रहना क्या है, ठीक है। चलो ग्रेट। Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking? इसको मार्क कर दो भैया, वी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इस साल आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। अगर क्या हो, अगर सलाइवरी अमाइलेस इज लैकिंग इन सलाइवा, जो सलाइवा है अगर उसके अंदर जो सलाइवा है
उसके अंदर अगर सलाइवरी अमाइलेज कम है, बहुत लैकिंग है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है ना, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है, क्या होगा मुझे बताओ। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। अच्छा, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल बी अफेक्टेड, इनमें से कौन से इवेंट अफेक्ट हो जाएंगे अगर सलाइवरी अमाइलेज कम होगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, यार ये तो इस चीज से रिलेटेड भी नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, यार ये सब चीज तो हमने इंटेस्टाइनल जूसेस और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी थी। हमने माउथ केस में क्या पढ़ा था, सलाइवरी अमाइलेज कहाँ होता है, ये माउथ में होता है ना। तो माउथ में क्या होता है, माउथ में तुम्हारा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये स्टार्च को क्या कन्वर्ट कर देता है, काय में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, विल बी अफेक्टेड, विल बी अफेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, वो हो 8 नहीं है, ग्रेट। विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत लोगों ने आंसर क्लिक कर दिया होगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन है ही, लार्ज इंटेस्टाइन है ही नहीं। क्यों इसका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड अदर मिनरल्स, जो थोड़े बहुत सॉल्ट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, उनका अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लिवर में तो कोई अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती नहीं है, लिवर तो सिक्रीट्स बाइल, ये सब पता होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्टमक में होता है, नहीं यार, स्टमक में तो हमने गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पढ़ा था, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विलाई, याद आया, विलाई अभी पढ़ा था, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया, ग्रेट। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज, अच्छा ये मैंने अब तुम्हें पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसका आंसर तुम्हें पता होगा। ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फूड, जब जाइलम नहीं, फ्लोएम जब फूड ट्रांसपोर्ट करता है तब उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन तो भैया प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन थ्रू इन फॉर्म ऑफ वेपर। डाइजेशन भाई, मूवमेंट के बारे में पूछा है, इसको तो मैं ना बिना पढ़े दिमाग लगा सकते थे, यहाँ मूवमेंट था, और इनमें से कुछ भी मूवमेंट नहीं, मूवमेंट सिर्फ इसी में है। सो व्हाट इज योर आंसर, अरे यार ये पूरा नहीं चल रहा, ठीक है। योर आंसर इज मूवमेंट्स, ठीक है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होती है कि फूड है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, तो है ना, तो बड़ा छोटा, अंदर बाहर ऐसे करते हुए जाता है, ये ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। और ये कहाँ पे होती है, फूड पाइप में होती है, कहाँ पे होती है, ईसोफेगस में होती है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है तो उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस, आफ्टर फोटोसिंथेसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज या स्टार्च, यहाँ यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। फ्रुक्टोज भी नहीं होगा, ठीक है, सारे एडवांस वाले ऑप्शन। यहाँ दो ऑप्शन बचते हैं, स्टार्च एंड ग्लूकोज, और 50% गए होंगे यहाँ पे, 50% गए होंगे यहाँ पे। तो मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, स्टार्च या ग्लूकोज, बताओ। बहुत ही बढ़िया, इसका सही आंसर होगा स्टार्च, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, द आंसर, करेक्ट आंसर इज स्टार्च। ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया, ठीक है। और ये स्टार्च जो है फाइनल प्रोडक्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। एंट्री ऑफ विच सब्सटेंस इन गार्ड सेल्स ओपन्स द स्टोमाटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गार्ड सेल्स जो होते हैं, सपोज ये तुम्हारे गार्ड सेल्स हैं, व्हाट आर दीज आर योर गार्ड सेल्स, तो इनके अंदर किसकी एंट्री स्टोमाटा को ओपन कर देती है, कि जो है स्टोमेटा
वो इस तरह से यार ओपन हो जाए, ओपन स्टोमाटा, ठीक है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूर एक्सचेंज होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, स्टार्च तो भैया कुछ और ही हो गया। आंसर इज वाटर। समझाया था ना स्वेल श्रिंक वाला कंसेप्ट। वो स्वेल श्रिंक कहाँ किस चीज की वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से ही हो सकता है। गोइंग अहेड, which of the following is not a enzyme contained in pancreatic juices? अब मैं कुछ भी ऑप्शन देखूं मैं तो लिख लेता हूँ भैया। पैनक्रियाटिक जूसेस में निकलते थे ट्रिप्सिन और लिपेज। ये मुझे पता है कि ये दोनों निकलते हैं, मैं देखता हूँ। इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन्ड इन पैनक्रियाटिक जूस। लिपेज तो होता है भैया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं होता, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन सिर्फ सेकंड का है ही नहीं। फिर होता है ट्रिप्सिन, तो होता है ट्रिप्सिन, लिपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। क्या म्यूकस होता है पैनक्रियाटिक जूस में? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस नहीं होते। सेकंड एंड थर्ड, कौन सा ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड? सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रेट, मूविंग अहेड। एंजाइम कंटेन्ड इन पैनक्रियाटिक जूसेस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स रहते हैं वो किस किस को कन्वर्ट, किस किस की डाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो मुझे पता है प्रोटीन, एक मुझे पता है फैट्स, एक मुझे पता है भैया कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट सो? क्या मैंने सही लिखा है? मुझे बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? रॉन्ग, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोटीन्स एंड फैट्स डाइजेशन होता है। किसकी वजह से? पेनक्रियाटिक जूसेस की वजह से। प्रोटीन और फैट्स का पढ़ा था ना, प्रोटीन का क्या था? ट्रिप्सिन, फैट्स इमल्सिफाइड फैट्स को और ब्रेक डाउन करना, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें जो है गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं। होमवर्क एक और आ चुका है तुम्हारे लिए। What are the tiny pores present on the surface of leaf? अरे लीफ की स्पेलिंग लिख लो सही से। लीफ, दिस इज स्पेलिंग ऑफ लीफ। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में दोगे। What are the tiny pores present on surface of leaf called? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, अगर सेशन ध्यान से देखा है तो अभी तक तो आंसर दे भी दिया होगा। एंड विथ दिस आज की चेकलिस्ट देख लेते हैं, जो हमने चैप्टर के शुरू में तुम्हें बताई थी। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, हमने हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, एंड वी आर डन विथ फुल न्यूट्रिशन। पूरा का पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस, जो प्रोसेस नहीं, जो भी टॉपिक है न्यूट्रिशन का, वो हमने आज के दिन कंप्लीट कर दिया है विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और आई होप कि तुम लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा और समझ आया होगा। मजा तो ठीक है, समझ आया हो तो यार लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और मैं तुम्हें बता देता हूँ इस चैनल पे मैं तुम्हें क्या क्या कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मैं तुम्हारा पूरा कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट साइंस, साइंस के अंदर सभी फिजिक्स है ना, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब करवाऊंगा। तुम्हारा एसएसटी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट मैं तुम्हारे इस चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा टर्म 1 के पहले पहले। तो मुझे कमेंट करके तुम बताते रहना तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। बाय द वे कल जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लेने वाले हैं मैथ्स में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन लेने वाले हैं, 1-1.5 घंटे का, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं कल के सेशन में हम। सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो कल भी आप लोग आ जाना अपना प्यार दिखाने, जैसे आज दिखाया है। डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड